प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव आज आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक से इंग्लिश में चैप्टर 2 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरे चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में अर्थ कंप्लीट कराएंगे। ये देखिए पूरा पीडीएफ पूरे चैप्टर का शुरू से अंत तक है, पूरा कंप्लीट कराएंगे इसी वीडियो में। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर आप देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां से वॉच कर सकते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में घंटी आएगी उसे आगे करके ऑन रख लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे, वीडियो आसानी से वॉच कर पाएं। तो चलिए बिना देर किए एक एक वर्ड मीनिंग, चाहे वो आइडियम फ्रेज होगा, फ्रेजल वर्ब होगा, सेंटेंस क्या यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ, पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपको हर एक वर्ड को समझ में आएगा, रटवाएंगे नहीं, एक एक वर्ड को बताएंगे। बस देखिए, भरोसा कीजिए, कम से कम स्किप मत करिएगा, वीडियो को छोड़िए मत। कम से कम 10 मिनट वीडियो देखिए, आपको 100% हर एक चीज एक एक वर्ड के साथ क्लियर होगा। तो देखिए बिना देर के, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं ये लास्ट स्प्रिंग। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में जरूर बता दीजिए, सबको शेयर कर दीजिएगा। सबका भला हो तो आपका भी भला होगा। तो देखिए लास्ट एक चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट मीन्स अंतिम होता है, लेकिन यहाँ पे LOST लॉस्ट मीन्स खोया हुआ। स्प्रिंग का मतलब होता है कोई पूर्जा, छल्ला। स्प्रिंग तो आप जानते हैं, उसी को कहते हैं, यानी खोया हुआ एक छल्ला। यानी ये चैप्टर का नाम है। लेकिन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। स्टोलन मीन्स खोया, चुराया हुआ, और स्टोरीज मीन्स कहानियां। ये जो कहानी है बचपन की चोरी की है, ठीक है। अबाउट द अथर, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, यानी किसी चीज के बारे में। अथर यहाँ पे है, अथर मीन्स होता है लेखक। अबाउट द अथर यानी लेखक के बारे में। प्यारे बच्चों यहां से देखिए, एनिस जंग जो है, एनिस जंग एक लेडीज है, यानी 1964 में इनका जन्म। वाज बोर्न मीन्स जन्म लेना, इन राउरकेला एक स्थान है। एंड और स्पेंड मतलब खर्च करना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यानी समय से बात की जा रही है, यानी कि हर चाइल्डहुड उनका जो बचपना था। एंड और एडोलिसेंस का मतलब होता है किशोरा अवस्था। इन हैदराबाद यानी हैदराबाद में। पूरा एक एक वर्ड के साथ आप देख लीजिए इसका मतलब क्या होगा। एनिस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंस इन हैदराबाद। एनिस जंग का राउरकेला में जन्म हुआ और उनका बचपना और किशोरा अवस्था हैदराबाद में बीता। स्पेंड का मतलब यहाँ बीतना, यानी समय बीतना, खर्च करना। स्पेंड अगर वर्ब में यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है खर्च करना, लेकिन यहाँ रिलेट कर रहा है समय बीतने से। तो ठीक है, यानी उनका वो राउरकेला में जन्मे थे 1964 में, और उनका जो बचपना था और किशोरावस्था जब वो बड़े हुए थे, उनका समय कहाँ पे बीता था, यानी हैदराबाद में। सी रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त करना। ध्यान दीजिए, सी रिसीव्ड हर एजुकेशन, यानी उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी इन हैदराबाद में। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी कि सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी उनकी पढ़ाई लिखाई हैदराबाद और अमेरिका में पूरी हुई थी, प्राप्त की थी। वो जो अपना पढ़ाई लिखाई था वो हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त किया था। ठीक है, इतना तो समझ में आया, यानी कि पढ़ाई लिखाई जो थी हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी हुई थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, बोथ यानी दोनों, राइटर्स यानी लेखक। हर पेरेंट्स उनके माता पिता दोनों क्या थे, लेखक थे। क्या, हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, यानी उनके माता पिता दोनों लेखक थे। प्यारे बच्चों अब यहां से देखो, एनिस जंग बिगेन मतलब शुरुआत करना, हर करियर यानी अपने जीवन का आरंभ, यानी एज ए राइटर इन इंडिया। इसका पूरा अर्थ निकल के आएगा, यहां से देखिएगा, ये एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस जंग भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर, अपना जीवन स्टार्ट किया, शुरू किया। यानी एनिस जंग भारत में एक लेखक के रूप में अपना जीवन शुरुआत किया। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन, शी हैज बीन एन एडिटर। शी हैज बीन, बी का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, वर्ब का ये रूप है, ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ हैज बीन बाद में आईएनजी फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मत समझिएगा, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है। यहाँ हैज और बी का थर्ड फॉर्म बीम यानी होना, एन एडिटर यानी एडिटर का मतलब होता है संपादक, एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट का मतलब होता है समीक्षक, फॉर मेजर न्यूज़पेपर, फॉर मेजर न्यूज़पेपर यानी मुख्य समाचार, इन इंडिया भारत में, एंड अब्रोड और विदेशों में। अब यहाँ से देखिए यानी कि सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रोड, यानी कि वह विदेशों और भारत में मुख्य समाचारों के लिए समीक्षक और संपादक हुए थे। क्या? समीक्षक और संपादक विदेशों में, और भारत में मुख्य समाचार जो थे उसके वो संपादक और समीक्षक हैं। ठीक है, और आगे देखिए एंड और हैज एथॉर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने एथॉर्ड मतलब लिखा, एथॉर्ड किया यानी लिखा। क्या? सेवरल बुक, सेवरल का मतलब होता है संख्याओं में कई, बुक्स यानी किताबें, उन्होंने कई किताबों को लिखा। क्लियर बात समझ में आई? सेवरल ये इसका मतलब मात्रा में नहीं, सेवरल का अर्थ होता है कई यानी संख्याओं में कई। ठीक है, तो हैज अथर्ड सेवरल बुक्स यानी उन्होंने कई किताबों को लिखा था, उन्होंने कई किताबों को लिखा है। अब नेक्स्ट लाइन देखिएगा यहां से, द फॉलोइंग इन एन एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश यानी भाग, यानी बहुत से हैं उसमें से कुछ भाग, कुछ अंश, फ्रॉम हर बुक्स यानी उनकी किताबों से, टाइटल यानी शीर्षक होता है लॉस्ट स्प्रिंग यानी उनका जो किताब है लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट जो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी स्टोरी जो कहानी है बचपन की चोरी की जो कहानी है उनकी द्वारा लिखी गई किताबों में से एक भाग है। ये शीर्षक जो है उसका एक अंश है, भाग है। निम्नलिखित उनके फॉलोइंग यानी निम्नलिखित किताबों लिखी गई जो उनकी जो किताबें थे उनमें से इसका एक भाग है। लास्ट स्प्रिंग का देखिए फिर से, फॉलोइंग एक्सर्प्ट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सर्प्ट होता है अंश या भाग, फ्रॉम हर बुक्स टाइटल लास्ट स्प्रिंग यानी कि उनकी किताब का जो टाइटल है लास्ट स्प्रिंग, उसका शीर्षक स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यह उनके निम्नलिखित किताबों का एक अंश है, एक भाग है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये हर हियर, यहाँ पे हियर, यहाँ सी एनालिसिस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस फीस कंडेम द चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण होता है, लाइफ यानी जीवन का, चिल्ड्रन यानी बचपन, बच्चे जो हैं, दीज यानी ये, कंडेम मतलब निंदा करना, ट्रेडिशन मतलब होता है यानी परंपरा, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, ग्रीटिंग यानी घिसी पिटी पुरानी, एनालिसिस का मतलब होता है मतलब कह सकते हो विश्लेषण करना, क्या? समीक्षा लेना, विश्लेषण करना, एनालिसिस चेक करना जिसे कहते हैं। यहाँ वह बच्चों के जीवन की शोषण की निंदा जो है, जिसमें निंदा की गई, उनके निंदा की गई निंदा के परंपरा और पुरानी गरीबी का विश्लेषण किया है। यानी यहाँ पर वे बच्चों के जीवन की शोषण की निंदा जिसमें पुरानी गरीबी और परंपरा का विश्लेषण किया है। कंप्लीट। अब ये तो आपका हो गया अबाउट द लेसन, अबाउट द अथर हो गया। अब अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में समझेंगे, शुरुआत से देखेंगे। ये आपका पीडीएफ है। यहाँ से प्यारे बच्चों अब आपका ये पाठ शुरुआत होता है। एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने जो बताया आपको ये अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में था। अब लेखक का नाम आप जानिएगा और पाठ का नाम याद रखिएगा, क्योंकि वो पैसेज में आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखा जाता है, पूछता है। और इसके अलावा अब इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे इसमें एक एक वर्ड को समझिएगा, क्योंकि इसी से आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही मदद मिलेगी, बहुत ही आसान रहेगा एक्सरसाइज। तो देखिए फटाफट। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब यहाँ से आपका एक एक वर्ड मीनिंग अच्छे से पूरे चैप्टर को समझिएगा।
देखिए समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, आई फाइंड मतलब होता है पाना, रुपीज मतलब 1 रुपया, 1 रुपया इन द गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, कूड़े में। इसका अर्थ होगा कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिलता है। क्या? कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिलता है। Why do you do this? डू डबल डू का प्रयोग किया गया, यहाँ पे एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब का इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान दीजिए। Why do you do this? यानी कि इसका मतलब होगा कि आप यह क्यों करते हो। I ask साहेब, मैं साहब से पूछती हूँ। whom यानी जो, I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। नाइबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, गार्बेज डंप्स कूड़ा फेंकने का स्थान, गोल्ड यानी सोना, यहां तात्पर्य होगा धन से, इसका मतलब धन। स्क्रॉन्गिंग का मतलब होता है ढूंढना, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना। एनकाउंटर आप सुनते होंगे, पुलिस एनकाउंटर कर देते हैं, तो एनकाउंटर का मतलब अचानक जब बदमाश मिलता है तब जाके शूट करते हैं, उसी को एनकाउंटर कहते हैं, अचानक मिलना। ठीक है, इसका अर्थ जो तात्पर्य निकल के आएगा मिलना का ही हो। कि मैं साहब, तुम यह क्या करते हो, तुम यह क्यों करते हो, मैं साहब से पूछती हूँ जो मुझे प्रत्येक सुबह मेरे पड़ोस के कूड़ा फेंकने के स्थान में, कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन ढूंढते हुए प्रत्येक सुबह मिलता है, धन ढूंढते हुए मिलता है। यानी मैं साहब से पूछती हूँ जो मुझे प्रत्येक सुबह मेरे पड़ोस के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन ढूंढते हुए मुझे मिलता है। क्लियर यहाँ तक अर्थ? अब आगे, साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले, होम हिज होम उसका जो घर था, लेफ्ट छोड़ देना, यानी साहब अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट, यहां से अब देखिएगा, सेट एमिस्ट, एमिस्ट का मतलब बीच होता है, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस मेमोरी यानी दूर दूर तक याद नहीं होना, इवन मतलब भी, उसे याद भी नहीं था दूर दूर तक, हिज होम उसका घर। ढाका, ढाका एक स्थान है, ग्रीन फील्ड हरे भरे मैदान, सेट मतलब स्थित होना, एमिस्ट का मतलब होता है बीच में। अब इसका जो अर्थ निकल के आएगा कि ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में स्थित अपना घर उसे दूर दूर तक भी नहीं याद था। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। अब ध्यान दीजिए, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता, हिज मदर उसकी माता उसे बताती हैं, उसकी माता उसे बताती हैं कि मेनी स्टॉर्म यानी बहुत बड़े बड़े तूफान, स्वेप्ट अवे मतलब उड़ा ले जाना, देयर फील्ड्स उसके खेतों को, एंड होम्स घरों को, यानी उसकी माता बताती हैं उसे, उसकी माता उसे बताती हैं कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उसके घरों और खेतों को उड़ा ले जाते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, दैट्स वाई इसी कारण, दे लेफ्ट वे छोड़ दिए थे क्या, अपना मकान और खेतों को, इसी कारण वे अपने मकान और खेत को सब कुछ छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे। लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब ध्यान दीजिएगा ढूंढना होता है, लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब ढूंढना होगा, तो यहां पे अर्थ निकल गया लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में धन ढूंढने के लिए आ गए, वेयर जहां ही नाउ लिव्स यानी जहां पर वो अब रहते हैं, यानी जहां पर वह अब रहता है, कौन, साहेब। ध्यान दीजिए, अब यहां आगे नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट लाइन में, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। नथिंग एल्स का मतलब इसके अलावा कुछ नहीं, टू डू करने के, आई हैव मेरे पास करने के इसके अलावा कुछ नहीं है। ही मटर्स वह बुदबुदाता है, क्या मटर्स मतलब बुदबुदाना, ही मटर्स
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। ही मटर्स वह बुदबुदाता है, लुकिंग अवे निगाह बचाते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली, आई से ग्लीवली, ग्लीवली मतलब चतुराई होता है। मैंने चतुराई से कहा स्कूल जाया करो, विद्यालय जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो, हाउ होलो का मतलब खोखला, कितना खोखला। एडवाइस मस्ट साउंड यानी मेरे द्वारा आवाज यानी जो दी गई सलाह थी कितनी खोखली होगी, मुझे तुरंत एहसास हुआ। रियलाइजिंग मतलब एहसास होना, इमीडिएटली यानी तुरंत, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी दी गई सलाह कितनी खोखली साबित होगी। नेक्स्ट लाइन में देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था, कोई विद्यालय नहीं था। फेन दे बिल्ड वन आई विल गो, आई विल गो। जब कोई वन का यहाँ पे प्रयोग जो किया गया है ये स्कूल को रिपीट न करने के लिए यहाँ पे वन का इसका ये प्रोनाउन बन रहा है। तो जब कोई स्कूल बनवाएगा आई विल गो, मैं स्कूल यानी कहने का मतलब मैं जाऊंगा। जब कोई स्कूल बनवाएगा तो मैं जाऊंगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आगे यहाँ पे इफ यदि आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, विल यू कम। यदि मैं स्कूल यानी विद्यालय शुरू करूं, मैं विद्यालय शुरू करूं, क्या तुम स्कूल आओगे? विल यू कम, क्या तुम आओगे? मैं विद्यालय को शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग यानी थोड़ा मजाक करते हुए, मजाक के अंदाज में, हाफ जोकिंग यानी थोड़ा मजाक के अंदाज में मैं पूछते हूं कि मैं स्कूल बनाना शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस, हाँ। आई से स्माइलिंग ब्रॉडली यानी खुले दिल से मुस्कुराते हुए वह कहा हाँ। फ्यू डेज, फ्यू डेज का मतलब होता है फ्यू डेज, लिटिल डेज यानी अ लिटिल में डिफरेंस क्या होता है ये ग्रामर के पोर्शन में आपको बताएंगे। बस जहाँ पे संख्या की बात होगी वहाँ पे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पे मात्रा की बात होगी वहाँ पे जिसे गिना ना जा सके अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वहाँ पे आपको अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ संख्या दिन की बात हो रही है। अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों, लेटर यानी बाद, कुछ दिनों के बाद। आई सी मैं देखती हूँ, हिम रनिंग अप टू मी मेरे पास वह दौड़ कर आता है। इज योर स्कूल रेडी क्या आपका स्कूल तैयार है? आगे देखिए, इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल यानी विद्यालय बनाने के लिए लंबा समय लगता है। आई से मैं कह दूं एम्ब्रेस्ड एट हैविंग थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, मेड अ प्रॉमिस जैसा कि मेड अ प्रॉमिस वादा के अनुसार शर्मिंदा होते हुए मैं कहती हूं दैट वाज नॉट मींट जिसका कोई मतलब नहीं था, दैट वाज नॉट मींट जिसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए वादे के अनुसार मैं शर्मिंदा हुए कहते हूं कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। और क्या कह सकते हैं देखिए, बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, माइन का मतलब होता है पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, ध्यान पोसेसिव एडजेक्टिव का है प्रोनाउन में। बट लेकिन प्रॉमिसेस वायदे जो थे लाइक माइन मेरी तरह, लाइक माइन मेरी तरह वायदे, अबाउंड का मतलब बहुत ज्यादा, इन एवरी कॉर्नर यहाँ पे कॉमर हो गया है टाइपिंग करने में, कॉर्नर होगा प्रत्येक कोने में। ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, ब्लीक का मतलब होता है फीका, फीके संसार के यानी कि मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं, मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं, इसका अर्थ होगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग, नो मीन्स जानना, उसे महीनों जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, उसका मैं नाम पूछती हूँ। साहिब ई आलम ही अनाउंस, वह अनाउंस करता है, बताता है, घोषणा करता है, कह सकते हो कि वह बताता है साहिब ई आलम, वो अपना नाम साहिब ई आलम बताता है। अब यहां देखिए, ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, उसे उसका मतलब नहीं पता था अपने नाम का। इफ ही न्यू इट मीनिंग्स, इसका यदि उसे इसका मतलब मालूम हो जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार के मालिक, यानी उसका जो नाम था उसके नाम का अर्थ होता है संसार, द मानिंग
संसार का मालिक, उसे नाम का पता अगर लग जाए, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। अनअवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक, अनअवेयर का मतलब होता है यानी कि अनभिज्ञ कह सकते हो, अनजान। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब उन्होंने जो प्रेजेंट किया था, जो बताया था, रिप्रेजेंट मतलब उन्होंने जो अपना नाम बताया था उसके बारे में वह अनभिज्ञ है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है। रोम्स का मतलब होता है घूमना, स्ट्रीट का मतलब गलियों में, यानी वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, आर्मी मतलब फौज होती है, बेयरफुट बॉयज नंगे पैरों की एक फौज के साथ अपने गलियों में वह घूमता है। अब यहां देखिए, हु एपियर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, एपियर मतलब दिखाई देना, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स सुबह की चिड़ियों की तरह वो दिखाई देते थे। एंड डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, एट नून और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ यानी पूरे महीने। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को, मैंने पूरे महीनों में मैंने उनमें से प्रत्येक को पहचान ली है। क्या? उनसे प्रत्येक में से सबको पहचानने लगी थी, कह सकते हो। व्हाई आर नॉट यू, अब यहां से देखिए, व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, किसी एक से मैं पूछती हूं, आई आस्क वन किसी एक से मैं पूछती हूं कि व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हो। माई मदर, अब देखिए ध्यान दीजिए, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, वह सीधा साधा उत्तर, सिंपली मतलब सीधा साधा, आंसर मतलब उत्तर देना, वह सीधा साधा उत्तर देता है कि मेरी माता ब्रिंग डाउन, ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है उतारना, देम यानी उन्हें, कौन? चप्पल को, फ्रॉम सेल्फ, सेल्फ का मतलब अलमारी का एक खाना होता है जिसे टाड़ बोलते हैं, यानी कि मेरी माँ टाड़ पर से नहीं उतारी थी। बस इतना। अब आगे नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, ये आपका, चलिए अब यहां इवन इफ, देखिए इवन इफ, यद्यप सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, सी डिड का मतलब ध्यान दीजिए, सी डिड यह वह पिछले सेंटेंस से जोड़ता हुआ कहता है इस सेंटेंस में कि इवन यद्यप वो उधार देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, थ्रो ऑफ का मतलब फेंकना होता, देम यानी उन्हें, चप्पल को, यानी वह उन्हें फेंक देता। एड्स अनोदर, दूसरा लड़का कहता है, यानी जोड़ना का मतलब यानी कहना यहाँ अर्थ निकलेगा कि दूसरा लड़का कहता है यदि चप्पल को उतार देती तो उसे भी वो फेंक देता। उन्हीं में से कोई एक लड़का बोलता है, हु जिसने, इज वेयरिंग शूज, जो कि शूज पहन रखा है, क्या? जूता पहन रखा है। दैट डू नॉट मैच, डू नॉट मैच यानी एक पैर में दूसरा, दूसरे पैर में अगला, यानी कि दोनों जूते अलग अलग जो कि मैच न करते हो, कह सकते हो बेमेल जूते पहने हुए रखा था, पहने हुए था। When जब आई कमेंट ऑन इट, मैं इस पर टिप्पणी, कमेंट मतलब टिप्पणी करना, मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ। ही सपल्स हिज फीट, अपने पैरों को, फुट यानी पैर, इसका प्लूरल फॉर्म है फीट, वो अपने पैरों को घसीटता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता, सपल्स मतलब घसीटना, सेज नथिंग कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट, अगला सेंटेंस, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है मुझे जूता चाहिए। हु जो कि हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में एक भी जोड़े जूते नहीं पाया था, एक भी जोड़े जूते का मालिक नहीं हुआ था। चलिए देखिए, अब ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी यात्रा करते हुए पूरे देश भर में, अक्रॉस कंट्री पूरा देश, एक तरफ से दूसरी तरफ अक्रॉस का मतलब होगा, तो पूरे देश में यात्रा करते हुए। आई हैव सीन, मैंने देखा, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर, शहरों में नंगे पांव बच्चे टहल रहे थे। आई हैव, मैंने
बच्चों को गांव की रोडों पर, शहरों में नंगे पांव टहलते हुए देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी नहीं, बल्कि ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहने की एक परंपरा है। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होता है। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मैं हैरान हूं, वंडर मतलब आश्चर्य होना, मैं हैरान हूं। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह केवल एक बहाना नहीं, टू एक्सप्लेन, बताने का एक बहाना नहीं, अवे है परफेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की दशा निरंतर लगातार दूर करने की एक बहाना नहीं है। नेक्स्ट लाइन, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक वॉच करिएगा, सबके पास भेजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। देखिए, आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आई। अ मैन फ्रॉम उडुपी, उडुपी का एक आदमी, वंस एक बार टोल्ड मी, मुझे बताया था। क्या टोल्ड मी, मुझे बताया था। मुझे कहानी याद आती है जो कि उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक बार बताया था। एज अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट मतलब गुजरना, एन ओल्ड टेम्पल, पुराने मंदिर से गुजरते हुए स्कूल जाए। वो एक छोटा लड़का जो कि वह पुरानी मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाया करता था। फिर जहां हिज फादर, उसके पिताजी, वाज अ प्रीस्ट, एक पुजारी थे। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करना और टेम्पल यानी मंदिर पर थोड़ी समय के लिए रुकना। ब्रीफली का मतलब होता है थोड़ा समय, स्टॉप मतलब रुकना। वह मंदिर पर थोड़ा समय रुकता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, उस कस्बे से मेरी मुलाकात, यानी उस कस्बे में मैं विजिट किया, भ्रमण किया। एंड मिला कह सकते हो, द टेम्पल, जो मंदिर थी, द टेम्पल विच, जिसमें यानी वो मंदिर जिसमें वाज नाउ ड्रॉन मतलब डूबा हुआ, इन एयर ऑफ डिजोलेशन, हवा की उजाड़ में अब डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड, यानी उसके पीछे की तरफ बैकयार्ड। फिर जहां पर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां पर सफेद लाल और सफेद कलर की प्लास्टिक कुर्सी थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म यानी ग्रे यूनिफॉर्म में एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड मतलब उनका जो ड्रेस था ग्रे यूनिफॉर्म में था, स्लेटी कलर का यूनिफॉर्म में वो कपड़ा पहना हुआ था, ड्रेस था। वेयरिंग सॉक्स यानी मोजे पहने हुए, एंड शूज जूता भी पहना था। अराइव्ड मतलब पहुंचना, पेंटिंग का मतलब हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, हाँफते हुए पहुंचता है। थ्रू देखिए थ्रो ऑन का मतलब फेंकना, हिज स्कूल बैग, वह अपना स्कूल बैग जो था फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय यानी लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस। एक मिनट, एक वर्ड को देख लीजिए। देखिए, लुकिंग एट द बॉय यानी लड़के को देखा, जब मैंने लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर मुझे याद आया, प्रेयर यानी प्रार्थना करते हुए, अनदर बॉय एक दूसरा लड़का, जो कि मेड टू द गॉडेस यानी देवी की पूजा की थी, जब ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जबकि उसे अंततः एक जोड़ी जूता प्राप्त हुआ था। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे यह नहीं खोना होगा। लेट मी नेवर लॉस देम यानी उन्हें अब कभी नहीं खोऊं, यानी उन जूतों को जो उन्होंने पाया था, सोचा कि अब इसे कभी न खोऊं। एक मिनट,
चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। गॉडेस मतलब देवी ने, गॉडेस का मतलब देवी ने, हैड ग्रांटेड, ग्रांटेड मतलब स्वीकार करना, हिज प्रेयर उसका प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, सुन ली थी। यंग बॉय यानी वो जो छोटा लड़का था, छोटे लड़के की तरह, ऑप्शन यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी के बच्चे की तरह वह छोटा लड़का था। नाउ अब वह शूज, जो कि शूज यानी जूता पहना हुआ था, और मतलब होता है पहनना, बट लेकिन मैनी, एक मिनट क्या, देखिए, बट लेकिन मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा उठाने वालों की तरह, दूसरे, अदर्स यानी दूसरे, लाइक मतलब तरह, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा उठाने वाले, इन माई नाइबरहुड मतलब होता है पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, शेष, रिमेन मतलब से, शूजलेस मतलब बिना जूतों की। देखिए अब यहाँ बट लेकिन मैंने अदर्स बहुत सारे दूसरे जो लड़के थे कूड़ा उठाने वालों की तरह है, मेरे पड़ोस में बिना शूज पहने हुए शेष थे, यानी शेष मतलब बचे हुए कह सकते हो। यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल आएगा कि वह पुजारी का लड़का जो था क्या पहना था, शूज पहना था, बट लेकिन बहुत सारे दूसरे लड़के मेरे पड़ोस में कूड़ा उठाने वालों की तरह शूजलेस थे, क्या बिना जूतों के थे। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब परिचित होना, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। सीमापुरी एक स्थान है, लीड्स मतलब ले जाना, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा उठाने वाले, और बेयरफुट नंगे पैर। एक्वेंटेंस का मतलब होता है पहचान, यानी यह मेरे पहचान, विथ बेयरफुट नंगे पांव, कूड़ा उठाने वाले नंगे पांव की यह पहचान मुझे सीमापुरी तक ले जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी, यानी पेरीफेरी एक प्लेस है दिल्ली के पास, दिल्ली के पास पेरीफेरी एक स्थान पर, 8 मील्स अवे फ्रॉम इट, जबकि इससे यानी दिल्ली से, ये दिल्ली जो है इसी के लिए इट का यूज किया गया, यानी दिल्ली से मीलों दूर है, अभी भी क्या लाक्षणिक रूप से, मेटाफोरिकली मतलब होता है लाक्षणिक रूप से, यानी लाक्षणिक रूप से यह मीलों दूर है। दोज वे जो लिव हियर और स्क्वैटर्स, स्क्वैटर गैर कानूनी तरीके से यहाँ रहते हैं, लिव हियर और स्क्वैटर्स गैर कानूनी तरीके से यहाँ रहते हैं, हु जो कि कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 यानी पिछले 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहेब का परिवार उन्हीं में से एक है, साहेब का परिवार उन्हीं के बीच का है, अमॉन्ग देम उनके बीच का, साहेब फैमिली, साहेब का परिवार डैश लगा के ये सगल लगा रहे, इसका मतलब होता का के की अपोस्ट्रॉफी जिसे कहा जाता है, साहेब का परिवार उन्हीं के बीच का है। यहां तक तो क्लियर समझ में आया। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ये देखिए, सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, विल्डरनेस मतलब बीहड़ होता है, जंगल जिसे कहा जाता है, विल्डरनेस मतलब बीहड़, सीमापुरी अब एक बीहड़ था, इट स्टिल इज अभी भी है, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह अब और ज्यादा खाली स्थान नहीं है कह सकते हो। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, मड यानी कच्चे, मिट्टी जो होता है, मैला जो होता है, गीली मिट्टी जो होता है उसे मड कहते हैं, यानी यहाँ कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी जो उनका कच्चा मकान था। विथ रूट्स ऑफ टीन, रूफ का मतलब होता है छत, यानी उनका जो छत है टीन और तारपोलिन का मतलब होता है पॉलीथीन, यानी त्रिपाल जिसे कहते हैं, उनका छत त्रिपाल और टीन से बने कच्चे घर। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, यानी नालीहीन, जल आपूर्तिहीन, यानी जहां पर जल की आपूर्ति न होती हो, बिना नाली के। लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 लोग,
कूड़ा उठाने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के 30 वर्षों से अधिक, मोर देन 30 years 30 वर्षों से अधिक, हियर सन यहाँ पर रहते हैं, यानी वे बिना पहचान के 30 वर्षों से अधिक यहाँ पर रहते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट लाइन, विदाउट परमिट्स, बिना आज्ञा के, बट लेकिन विथ राशन कार्ड्स, उनके पास क्या राशन कार्ड है, गेट दियर नेम्स, जिससे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में हो जाता है। इनेबल देम टू बाय ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, जिससे कि वे अनाज खरीदने में इनेबल यानी समर्थ हो पाते हैं, अनाज खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, सर्वाइवल यानी जीविका, आइडेंटिटी पहचान, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, फूड यानी भोजन। ध्यान दीजिएगा, जो भोजन है पहचान से कहीं ज्यादा जीविका के लिए इंपॉर्टेंट भोजन है, पहचान से कहीं ज्यादा जीविका के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, भोजन है। इफ एट द एंड ऑफ द डेज, यानी दिनों के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने, वी कैन है, ध्यान दीजिएगा, वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, स्टोमक यानी पेट, एचिंग मतलब दर्द। ध्यान दीजिएगा कि हम अपने परिवार को फीड यानी भोजन खिला सके, और गो टू बेड विदाउट एचिंग स्टोमक यानी बिना दर्द के सुला सके। क्या हम अपने परिवार को भोजन खिला सके और बिना दर्द, पेट दर्द के सो सके, वही उनके लिए क्या था, काफी था। वी वुड रेदर लिव यानी रहने के लिए कहीं अच्छा होगा, मोर देन इन द फील्ड, गिव अस नो ग्रेन यानी यह रहने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि ग्रेन यानी इन द, एक मिनट, अब यहां से फिर से समझ लीजिए, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड यानी खेतों में रहने से अच्छा ये है, दैट गिव अस नो ग्रेन जो कि खेत जो कि हमें अनाज नहीं देते थे, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, उनमें से वुमेन इन टैटर साड़ीज, टैटर साड़ीज का मतलब होता है फटी साड़ी, फटी साड़ी में एक महिला की ग्रुप यानी एक महिला का समूह पूछती है, से यानी कहती है कि जब आई आस्क देम, मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल एंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, मैं उनसे पूछती हूँ कि वे अपने सुंदर जमीन, हरे भरे सुंदर जमीन, खेत और नदियों को क्यों छोड़ दिए। फेयर रिवर, एक मिनट यहाँ, फेयर रिवर दे फाइंड फूड यानी उन्हें जहां कहीं, फेयर रिवर का मतलब जहां कहीं भी वे भोजन पाते हैं, दे पीच दियर टेंट्स, और अपना दे पीच मतलब गाड़ लेना, दियर टेंट्स अपने टेंट तंबू को वहीं पर गाड़ लेते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट अस्थाई होम्स यानी उनका घर, बिकम मतलब बन जाना यानी वो अपना अस्थाई घर बना लेते हैं, अस्थाई घर होता है वही। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम यानी उन्हीं में बच्चों का विकास यानी बढ़ना होता है, विकास होता है। बिकमिंग, एक मिनट यहाँ देखिए, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल और जीविका में वे साथी बन जाते हैं, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीविका, एक मिनट यहाँ पूरा अर्थ देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए तब जाके अच्छे समझ में आएगा। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग यानी सीमापुरी में, सीमापुरी में जीविका का मतलब
कूड़ा उठाना। सीमापुरी में जीविका का मतलब कूड़ा उठाना होगा। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, यहां से थ्रू द ईयर्स यानी सालों बाद, पूरे साल बाद, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। एक्वायर्ड यानी प्राप्त कर लेना, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, एक कला का रूप वह धारण कर लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी गार्बेज उनके लिए जो कूड़ा है, गार्बेज टू देम उनके लिए कूड़ा सोना है, यानी गोल्ड यानी धन है। उनके लिए कूड़ा क्या है? गोल्ड है, यानी धन है। इट इज देयर डेलीब्रेट, यानी इट इज देयर डेलीब्रेट अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी उनके छत पर, उनके सिर पर छत होना, उनका डेली का रोजी रोटी हो जाना। इवन इफ, यहाँ तक कि इट इज लीकिंग रूफ, टपटपाती छत, बट लेकिन फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, इट इज इवन मोर, यानी इससे कहीं ज्यादा बच्चों के लिए यह था। नेक्स्ट लाइन देखिए, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिलता है। इवन अ 10 रुपीज नोट, और कभी कभी क्या है 10 रुपए का नोट भी मिलता है। साहेब सेज, साहेब कहता है, ही आइज लाइटिंग अप, जब साहेब कहता है तो हीज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। फेन, जब यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन्स इन हीप ऑफ गार्बेज, हीप का मतलब ढेर होता है, गार्बेज का मतलब कूड़ा, कूड़े के ढेर में जब चांदी का सिक्का मिल सकता है, यू डोंट स्टॉप स्क्वार्किंग, आप ढूंढना बंद नहीं करोगे। स्क्वार्किंग मतलब होता है ढूंढना, आप ढूंढना बंद नहीं करोगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस आशा में इससे और ज्यादा मिलेगा। इट सीम्स दैट, यह ऐसा लगता है, बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट, यानी गार्बेज यानी कूड़ा जो है बच्चों के लिए एक अलग अर्थ होता है। फ्रॉम दैट इट्स मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी जो उनके माता पिता सोचते हैं उससे अलग हटकर उनके लिए यह इसका अर्थ होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रेप्ड इन वंडर, रेप्ड लिपटा हुआ, वंडर मतलब आश्चर्य में, यानी फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपी हुई एक चीज है। फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी इसका मतलब जीविका है। यानी कूड़ा जो है बच्चों के लिए क्या था? आश्चर्य में लिपी हुई एक चीज, यानी वो धन पाते थे। लेकिन बड़ों के लिए ये क्या होता है? ये जीविका चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए इसका एक साधन था। नेक्स्ट लाइन देखिए, पानी पी लें, थोड़ा प्यास लग गई। चलिए अब अगली लाइन देखिएगा, कहां तक हुआ था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इसका मतलब मीन्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कूड़े का मतलब जो होता है यहाँ पे जीविका से है, बड़ों का संबंध, और बच्चों का संबंध एक आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज है। अब देखिएगा, वन विंटर यानी ठंडी, वन विंटर मॉर्निंग, ठंडी की एक सुबह, आई सी साहेब, मैं साहब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड क्लब मेरे पड़ोस के क्लब के गेट के यानी बाड़ के गेट के पास खड़े हुए मैं साहब को देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, यानी सफेद ड्रेस में टेनिस खेलते हुए दो नौजवानों को देखता है। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वह बुदबुदाता है। कंटेंट मतलब संतुष्ट होना। टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी बाड़ के पीछे खड़े होकर वो देखने में संतुष्ट है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। इनसाइड मतलब अंदर जाना, गो मीन्स जाना, इनसाइड मतलब अंदर होता। मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन, जब नो वन इन
अराउंड, आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकारता है, स्वीकार करना, एडमिट्स का मतलब होता है स्वीकार करना। द गेटकीपर, कौन? गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, यानी झूला झूलने देता, गेटकीपर वहां का जो होता है मुझे झूला झूलने देता है। नेक्स्ट लाइन, अगला देखिए, हाँ यहां तक हुआ था, अब ये चलिए, साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, यानी साहेब भी टेनिस शूज यानी जो जूता था टेनिस खेलने वालों का वे पहन रखा है, वेयरिंग यानी पहन रखा है। साहेब भी टेनिस शूज, टेनिस वालों का जूता जो है पहन रखा है। दैट, जो कि लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर शर्ट, मतलब रंगहीन यानी उड़े हुए रंग का शर्ट, एंड शॉर्ट्स का मतलब निकर होता है, चड्ढा जिसे कहते हैं, कि निकर और कलर उड़े हुए शर्ट, अपने शर्टों में वह बहुत ही विचित्र लग रहा था। Someone gave them to me, someone यानी किसी ने, gave them to me मुझे यह दिया। He says in the manner of explanation, स्पष्टीकरण ढंग से वह कहता है। The fact यानी तथ्य, that they are discarded shoes of some rich boys, यानी किसी धनी लड़के के द्वारा यह जूता जो था डिस्कार्डेड यानी फेंका हुआ था। Who, जिसने परहेज रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उन्हें वह पहनने के मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक में छेद होने के कारण। डज नॉट बदर हिम, उससे उसे कोई परेशानी नहीं, बदर मतलब परेशानी होना। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, यानी कि एक के लिए हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, नंगे पांव रहने से अच्छा है कि एक पैर में उसके एक सूज में यानी जूते में छेद था, उससे अच्छा, यानी नंगे पांव से तो बेटर है, अच्छा है। इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, यानी कि एक छेद होने के बावजूद भी वह किसी सपने को सच होने से कम नहीं। बट लेकिन द गेम ही इज वाचिंग सो इंटेंटली, यानी खुले दिल से, इज आउट ऑफ रीच, जो कि उसकी पहुंच के बाहर था, लेकिन गेम वह खुले दिल से यानी मन से देख रहा था। इज आउट ऑफ हिज रीच, जो कि उसकी पहुंच से बाहर है। नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस मॉर्निंग यानी उस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी दूध की दुकान के रास्ते में है, यानी उस सुबह साहब जो है दूध की दुकान पर रास्ते में जा रहा था, ऐसे कह सकते हो कि रास्ते, ऑन हिज वे अपने वो रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, कैनिस्टर का मतलब एक डिब्बा जो होता है स्टील का, उसके हाथ में है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी डाउन द रोड पर आगे चाय की दुकान पर अब काम करता हूँ। आई यानी मैं रोड पर आगे चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस दूर, आगे इशारा करते हुए। आई एम पेड, ध्यान दीजिएगा, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स यानी पूरे वक्त का भोजन, मील्स मीन्स भोजन, और 800 रुपया, मुझे 800 रुपये और पूरे वक्त का भोजन, सभी वक्त का यानी तीनों टाइम का भोजन मिलता है। डज, ध्यान दिएगा, इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें यह जॉब यानी काम पसंद है। हिज फेस, उसका जो चेहरा था। आई सी, मैं देखती हूँ। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, देखने में केयर फ्री यानी जो स्वतंत्रता का भाव था, लॉस्ट यानी खो गया है। द स्टील
सीम्स हैवियर, भारी लगने लगा। कनिस्टर जो था स्टील का जो डिब्बा था वो भारी लगने लगा। देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग से कहीं ज्यादा भारी लगने लगा। ही वुड कैरी सो लाइटली, मतलब हल्का, ओवर हिज शोल्डर, जो कि अपने कंधों पर वो लेके जाता था। उस प्लास्टिक बैग से कहीं ये कनिस्टर ज्यादा लगने लगा। जब उन्होंने पूछा, द बैग वाज हिज, बैग जो था, जो थैला था उसका, वो तो अपना था, वाज हिज। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कनिस्टर जो था डिब्बा वो उस आदमी का था जो कि ओन्स द टी शॉप, यानी चाय की दुकान का जो मालिक है उसका था, इसलिए उसे वो भारी लगने लगा। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपने आप का मालिक और नहीं रहा। ओन मतलब अपना, मालिक होना, मास्टर मतलब ओन अपना मालिक होना, यानी साहब अपना मालिक नहीं है। अब आगे देखिए, कहानी इंटरेस्टेड है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। क्या? अब साहब बोलता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जो है अपने स्वयं का मालिक होने पर, बीइंग मतलब जोर, इंसिस्ट का मतलब जोर देना, बीइंग मतलब होने के लिए, यानी मुकेश स्वयं का मालिक होने पर जोर देता है। आई विल अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार, आई आस्क, मैं पूछती हूं क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं पूछती हूं क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है। एनीथिंग यानी कुछ, अबाउट मतलब के बारे में, कार्स यानी कार, कार के बारे में कुछ, नो मीन्स जानना, कार के बारे में कुछ जानकारी है, मालूम है। अब देखिए यहां पे आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, वह जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरे सीधा मेरे आंखों में देखते हुए वह जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स, उसका जो सपना है, लूम्स मतलब लूम्स लाइक ए मिरेज एमिस्ट डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बंगल, यानी फिरोजाबाद चूड़ियों, बंगल्स का मतलब होता है चूड़ियां, चूड़ियों के लिए फेमस फिरोजाबाद कस्बे में भरा, यानी चूड़ियां जो थी फिरोजाबाद कस्बे में भरी हुई थी, यानी बहुत ज्यादा वहां पे चूड़ियां था। चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद कस्बे में पूरी गलियों में, यानी कि डस्ट ऑफ स्ट्रीट यानी गलियों की धूल के बीच मिर्चिका, यानी मिरेज का मतलब होता है मिर्चिका, जैसे चलते हैं धूप में एक मिर्चिका दिखाई देता है जो कि सामने जाने पर वो नहीं रहता है, मिर्चिका की तरह उसका सपना लगता है। अब नेक्स्ट, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हाँ, एवरी अदर फैमिलीज इन फिरोजाबाद एंगेज्ड इन मेकिंग बंगल्स, प्रत्येक दूसरा परिवार, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में व्यस्त है। इट इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, सेंटर मतलब केंद्र होना, इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, ग्लास ब्लोइंग मतलब कांच की आकृति देने के भारत का यह एक केंद्र है जहां पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, यानी फर्नेस मतलब होता है भट्टियों के आसपास काम करते हुए पीढ़ियां बिता देती हैं। वेल्डिंग ग्लास यानी ग्लास में टाका लगाते हुए कांच में, मेकिंग बंगल्स का मतलब चूड़ियां बनाना। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि पूरे देश के लिए चूड़ियां यहां पर बनाई जाती हैं। क्लियर? चलिए
अब यहां पे नेक्स्ट देखिए, मुकेश फैमिलीज इज एमंग देम, मुकेश का परिवार, मुकेश फैमिलीज इज एमंग देम, मुकेश का परिवार उन्हीं के बीच का है। नॉन ऑफ देम नो दैट इट, इसके बारे में किसी को नहीं, नॉन ऑफ देम यानी उनमें से किसी को भी नहीं, नो दैट यह मालूम है, इज लीगल फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए गैर कानूनी, लाइक, एक मिनट यहां फिर से देखिए, none of them know that it is legal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in digging cells without air and lights। इतना लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। यानी उनमें से किसी को नहीं पता है कि यह विदाउट एयर एंड प्रकाश, बिना हवा और प्रकाश के, बिना हवा और प्रकाश के अंधेरी गंदी यानी डिंगी सेल्स अंधेरी कोठरियों में, हाई टेम्परेचर उच्च तापमान पर भट्टियों के ग्लास में यानी कांच की भट्टियों के ग्लास में कांच की भट्टियों में काम करते हुए बच्चे जो हैं, अलीगल तरीके से काम करते हुए बच्चों को, यानी उनमें से किसी को ये पता नहीं था। दैट द लॉ यह नियम जो है इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम, यानी यह नियम लागू किया जाए, क्या वे कुड गेट हिम, क्या उन्हें एंड और ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, क्या उन्हें और 20,000 बच्चों को आउट ऑफ द हॉट फर्नेस यानी गर्म भट्टियों से छुटकारा मिल सकता है। फिर जहां पर दे स्लॉग दियर डे लाइट्स आवर्स, यानी दिन का वे कई घंटे कठिन परिश्रम करते हैं, ऑफ्टेन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जो कि अपने आइस यानी अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं, प्रायः अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। बेटा अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहाँ मुकेश आइस बीम आइज, मुकेश की आंखें चमक उठती है जब आइज यानी जब ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब मुझे घर ले जाने के लिए पेशकश करता है, विच जिससे कि ही प्राउडली सेज, यह वह गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ड, कि वह अपना घर, बीइंग यानी रिबिल्ड का मतलब मरम्मत कराना, कि अपना घर वह मरम्मत करा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेंस का मतलब होता है, लेन का मतलब होता है अंधेरी, ये स्टिंगिंग का मतलब होता है बदबूदार, ध्यान दीजिए, बदबूदार गलियों में। वॉक डाउन चलना, चोक्ड विथ गार्बेज यानी कूड़ों से अटी पटी, पास्ट होम यानी पुराने जो घर हैं, दैट रिमेन होवेल्स यानी उनकी जो झोपड़ियां बची झोपड़ियां हैं, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स टूटी फूटी दीवारें, ऑब्लिव डोर्स यानी जर्जर दरवाजे, नो विंडोज कोई खिड़कियां नहीं, क्राउडेड विथ फैमिलीज वो अपने परिवार के भीड़ के साथ, ऑफ ह्यूमन्स मानव परिवार के भीड़, और एनिमल्स जानवर और मानव दोनों की भीड़, को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट यानी आदिम युग की भांति एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, अपने आप में समाहित हैं, वो वहाँ पे उसी तरीके से रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है कि जो बचे हुए मकान थे जर्जर, जिसमें दरवाजे नहीं थे, खिड़कियाँ नहीं थी और दरवाजे टूटे फूटे दीवार थे, उस पर मानव का उनका जो परिवार था जो बस गया था, और वहाँ पे जो जानवर थे दोनों एक साथ एडजस्ट करते थे और रहते थे वहाँ पे। ही स्टॉप्स एट द डोर्स ऑफ वन सच हाउस, एक मिनट यहाँ सब देखिए, ही स्टॉप वो रुकता है, एट द डोर यानी एक दरवाजे पर, ऑफ वन यानी एक दरवाजे पर रुकता है, सच हाउस यानी सच हाउस एक ऐसे ही एक घर के दरवाजे के पास वो रुकता है। बैंक्स प्रहार करना, ओबली जर्जर यानी आयरन डोर्स यानी एक लोहे का पुराना दरवाजा, विथ हिज फीट्स एंड पुश इट ओपन उस पे धक्का मारकर उसे खोलता है। वी
इंटर अ हाफ बिल्ड यानी अध बनी झोपड़ी, यहाँ पे सेक मीन्स झोपड़ी, अध बनी झोपड़ी यानी आधी तैयार हुई झोपड़ी में प्रवेश करता है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डीड ग्रॉस यानी छप्पर और सूखी घासों से बना उसका जो घर था, उसके एक भाग में इज अ फायरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव मतलब एक चूल्हा, जिसमें फिच यानी जिसमें सीट अ लार्ज वसल यानी बड़ा बर्तन, जिसमें कि सिजलिंग पिनॉक लिव्स यानी पिनॉक का मतलब होता है पालक, लिव्स मतलब पत्तियां, पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेट्स, एल्युमिनियम का प्लेट जो है, बड़े एल्युमिनियम के प्लेट में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल कटी हुई सब्जियां हैं। अ फ्रेल यंग वोमेन यानी एक कमजोर, फ्रेल का मतलब होगा अ फ्रेल यंग वोमेन एक कमजोर, यंग वोमेन एक कमजोर औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील्स फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए रात्रि का भोजन, शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्ड, उसकी जो पूरी आंखें थी स्मोक यानी धुआं से भरी हुई, वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर मतलब उसके बड़े भाई, मुकेश के बड़े भाई की वह पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स यानी उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू यानी बहू के रूप में उसे घर में सम्मान मिलने लगा। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस यानी घर की जो पतोह डॉटर इन लॉ होती हैं उन्हें बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men पहले से 3 लोगों की जिम्मेदारी, चार्ज मतलब जिम्मेदारी, 3 लोग यानी 3 men यानी पहले से 3 लोगों की जिम्मेदारी हर हाउस उसके घर में। मुकेश एंड देयर फादर मुकेश और उसके पिता। व्हेन जब ओल्डर मैन इंटर्स जब ओल्डर मैन यानी वो बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स और टूटी फूटी दीवार के पीछे वह घिसक जाती, सभ्य तरीके से घिसक जाती है। और आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर का मतलब होता है घूंघट, वो अपना घूंघट जो है अपने चेहरे पर टू हर फेस अपने चेहरे पर डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड जैसा कि रीति रिवाज के अनुसार। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स मतलब बुजुर्ग आदमियों के पहले वे अपना बुजुर्ग आदमियों के सामने अपना वो घूंघट अपने चेहरे पर ढक कर रखती हैं, ये रीति रिवाज है। इन दिस केस इसमें एल्डर्स यानी उसका जो बड़ा भाई है इज एन इम्पोवरिश्ड बंगल मेकर, अत्यंत गरीब, इम्पोवरिश्ड मतलब अत्यंत गरीब, बंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला आदमी है। डिस्पाइट यानी एल्डर यानी जो बुजुर्ग है अत्यंत गरीब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट इसके बावजूद लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर यानी लंबे वर्षों कठिन परिश्रम के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर पहले वो दर्जी का काम टेलर का काम किया, देन फिर अब बंगल मेकर चूड़ी बनाने वाले का काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस अपना घर बनवाने में यानी मरम्मत कराने में असफल रहा। सेंट हिज 2 sons ऑफ स्कूल और 2 बच्चों को विद्यालय भेजने में असमर्थ रहा। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम यानी वह जो कुछ भी जानता था उन्हें सिखाया। टीच देम उन्हें सिखाया। व्हाट ही नो वह जो जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बंगल्स वो क्या जानता था? चूड़ियां बनाने की कला। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। इट इज कर्म यानी उसका कर्म, हिज डेस्टिनी उसकी भाग्य है।
यानी उसका कर्म उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है कि उसका कर्म उसका भाग्य है। हु, जो कि हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जो कि वॉच्ड मतलब देखना, ओन हस्बैंड अपने पति को, गो ब्लाइंड मतलब अंधे होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बंगल, यानी चूड़ियों के कांच की पॉलिश से, की पॉलिश के धूल से उसके आंख जो थी, आंख को अंधा होते हुए वे अपने पति को देखा है। यानी कि चूड़ियों के कांच, चूड़ियों की, यहाँ से देखिए, चूड़ियों की जो कांच है उसे पॉलिश करने से, उसके धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। कैन गॉड गिवन, कैन गॉड गिवन, क्या भगवान के द्वारा, गॉड गिवन भगवान के द्वारा दिया गया लाइनेज वंश परंपरा, लाइनेज वंशावली को इवर बी ब्रोकन, इवर बी ब्रोकन क्या कभी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज यानी उसका मतलब बोर्न इन द कास्ट ऑफ बंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले की जात में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बंगल्स, यानी चूड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड यानी आंगन में, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट यानी प्रत्येक गलियों में, फिरोजाबाद की प्रत्येक, यानी कि फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में, स्पायरल ऑफ बंगल्स, स्पायरल ऑफ बंगल्स का मतलब होगा कि चूड़ियों का जो गुच्छा है, सनी गोल्ड यानी धूप से सुनहरी, पैडी ग्रीन धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू यानी कि रॉयल ब्लू रॉयल जैसा यानी नीला, पिंक यानी गुलाबी, पर्पल बैगनी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के 7 कलरों के द्वारा से बनी, प्रत्येक कलर इंद्रधनुष के प्रत्येक कलरों से कहीं ज्यादा कह सकते हो। ये कितने कलर, ध्यान दीजिए, यानी सुनहरी जैसे, यानी वो जो स्पाइरल था, चूड़ी का जो गुच्छा था, धूप जैसी सुनहरी थी, धान जैसी हरी भरी, और इंद्रधनुष के 7 कलरों के द्वारा बनी। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ड यार्ड्स, अस्त व्यस्त, अनकेप्ड मतलब अस्त व्यस्त, यार्ड में आंगनों में, ढेरों में पड़ी हुई, आर पाइल्ड ऑन यानी लादना, 4 व्हील्स, हैंड का हाथों से चलने वाली गाड़ी, पुश्ड बाय यंग मैन एलॉन्ग द नैरो लेन्स यानी संकुचित यानी तंग गलियों में आदमियों के द्वारा ठेलकर उसे ले जाया जाता था। आप द सेंटी झोपड़ियों की गलियों में, टाउन सेंटी टाउन यानी कस्बे, ये जो कस्बा था उसकी झोपड़ियों की गलियों में आदमियों के द्वारा तंग गलियों में उसे ले जाकर वहां पे गिराते थे। एंड इन द डार्क हटमेंट्स अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन, अगली लाइन, नेक्स्ट टू लाइन, एक मिनट यहाँ से फिर से देख लीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग मतलब धधकता हुआ, आयल लम्स तेल का दीप में धधकती हुई यानी जलती हुई लौ। अगली लाइनों में सीट बॉयज यानी सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर ग्लास की कई वेल्डिंग पीस टुकड़ों को जोड़ना, टाका लगाना, रंगीन कांच के इन सर्कल ऑफ बंगल्स, चूड़ियों का जो सर्कल था, गुच्छा था, उसके रंगीन कांच में यानी टाका लगाने का काम वो करते थे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड बाहर की प्रकाश से कहीं ज्यादा उनकी जो आंखें थी यानी अंधकार में समायोजित हैं। दैट इट फाइल यही कारण है कि वे often end up losing their eyesight before they become
इल्स, बिकम इल्स यानी किशोरावस्था, यानी कह सकते हो वृद्ध होने से पहले, यानी कि एडल्ट यानी नौजवान, कह सकते हो नौजवान होने से पहले वे अपने आँख की जो रोशनी थी उसे खो बैठते हैं, प्रायः खो बैठते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, यहां से सविता, यह यंग गर्ल सविता एक लड़की है, इन अ ड्राइव पिंक ड्रेस, एक गाढ़ा पिंक ड्रेस में, सिट अलोंग साइड मतलब बगल में, एल्डरली वुमेन यानी एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी है, शोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास यानी कांच के टुकड़ों को टाका लगा रही, जोड़ रही है, एज हर हैंड उसके हाथ मूव मैकेनिकली यंत्रवत चलते हैं, लाइक द टंग ऑफ मशीन, अ मशीन यानी मशीन के चिमटों की तरह उसके हाथ यंत्रवत चलते हैं। आई वंडर मैं आश्चर्य हूँ, मैं सोचती हूँ, इफ सी नो द सेंसिटी ऑफ द बंगल्स सी हेल्प मेक, सेंसिटी मतलब पवित्रता होता है, बंगल्स मतलब चूड़ियाँ, कि वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, इसलिए सी हेल्प मेक वह मेरी सहायता करती है। आई सिम्बलाइजेज मतलब प्रतीक होना, एन इंडियन वोमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ होना, मंगल, इन मैरिज शादियों में शुभ के लिए सुहाग यह भारत में औरतों का एक प्रतीक है। अब आगे से नेक्स्ट लाइन देखिए, कहाँ तक हुआ था जी, अलॉन्ग साइड एंड एल्डरली वुमेन, ये यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ आई वांट समथिंग लाइस, यहाँ तक हुआ था। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, इट विल डाउन ऑन हर सडनली यानी सडनली का मतलब होता है अचानक, वन डे एक दिन, व्हेन हर हीट इन ड्राइव विथ रेड वेल यानी लाल घूंघट जो होता है, एक दिन अचानक जब उसे पता चलेगा, या ऐसे कह सकते हो, इट विल डाउन ऑन हर सडनली, एक दिन अचानक उसे डालना, सडनली वन डे एक दिन, जब अचानक एक दिन जब उसका सिर जो है लाल घूंघट से ढक जाएगा, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेनमा यानी कि उसके हाथों में मेहंदी चढ़ेगी, एंड रेड बंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट यानी उसकी कलाई, रिस्ट मतलब कलाई में लाल कलर की यानी रोल्ड मतलब चक्करदार घुमा, गोल, रोल्ड मतलब गोल, बंगल यानी चूड़ियाँ, रेड लाल कलर की चूड़ियाँ और मेहंदियाँ उसके हाथ में लगी, कलाई में होगी, और उसके सिर पर यानी घूंघट होगा लाल कलर का, तब उसे पता चलेगा, शी विल देन बिकॉज तब शी विल देन बिकम अ ब्राइड तब वह तब एक दुल्हन होगी, लाइक द ओल्ड वुमेन यानी बूढ़ी औरत की तरह, बी साइड्स बगल में जो है, हर बिसाइड हर उसके बगल में जो है, हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो जो कि बहुत पहले, मेनी ईयर्स एगो यानी बहुत वर्षों पहले बनी है। सी स्टील हैज बंगल्स, ध्यान दीजिएगा, सी स्टील हैज बंगल्स ऑन हर रिस्ट, सी स्टील हैज बंगल्स ऑन हर रिस्ट उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं, यानी वो जो बूढ़ी औरत है जो बहुत पहले समय एक दुल्हन बनी थी उसके यानी उसके बारे में कह रहा है, सी स्टील अभी भी बंगल्स ऑन हर रिस्ट उसके कलाइयों में चूड़ियां हैं, बट लेकिन नो लाइट इन हर आई उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है, सी सेज वह कहती है, इन वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय उसकी आवाज से ऐसा लगता है कि सी हैज नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम यानी अपने पूरे जीवन काल में एक भरपेट
भोजन का सुख भी नहीं लिया है। दैट्स वाट शी हैज रेप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड वुमेन विथ अ फ्लोइंग ब्रीड सेज, यानी कि वह उसका पति जो कि लहराती हुई दाढ़ी में बूढ़ा आदमी कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बंगल, चूड़ियों के अलावा, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, चूड़ियों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। All I have done is make a house for the family to live in। मैंने मेरे पास डन इज मेक अ हाउस, यानी एक घर बनाया, फॉर द फैमिली टू लिव, यानी परिवार को जिंदा रखने के लिए कुल मिलाकर मैंने एक घर बनवा पाया है। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्य होगा, इफ, यदि, ही हैज अचीव व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, कि वह सब कुछ अचीव कर लिया जो अपने जीवन काल में लोग नहीं कर पाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्या वह सब कुछ पा गया है जो लोगों ने, यानी जो लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं करने में। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर छत है। क्या? उसके सर पर उसका छत है, यानी वो एक मकान बनाया है। कहने का अर्थ इसमें ये होगा, उस कहने का मतलब है कि जो लोग नहीं कर पाते हैं, करने में असफल हो जाते हैं, वो सब कुछ उसने हासिल कर लिया। उसके कहने का मतलब उसने मकान बना लिया है। कहाँ? एक घर बनाया, उसके छत पर, उसके सिर पर छत है। अगली लाइन, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बंगल्स। अब थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग इन एवरी होम, प्रत्येक घर में गूंजना, रिंग्स मतलब गूंजना होता है, और नॉट इवन नो एनफ टू ईट, यानी कि भोजन के लिए पर्याप्त भी, मेकिंग बंगल, चूड़ियाँ बनाने की काम को जारी रखना, एक्सेप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने के लिए, एनीथिंग एक्सेप्ट, इसके अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे, नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं होना, क्राई ऑफ यानी दुख, रिंग्स इन हर एवरी होम, यानी प्रत्येक घर में। ध्यान दीजिए, अब इसका अर्थ जो निकल आएगा समझिए, यानी कि चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा, उसके आगे और जारी रखने के लिए उसके पास पैसा नहीं, पर्याप्त भोजन के लिए, यानी पर्याप्त भोजन के लिए भी प्रत्येक घर में दुख की कराहट गूंजती है। द यंग मैन इको, यानी जो बच्चे होते हैं, इको द लामेंट यानी दुख ऑफ दियर एल्डर्स, यानी बड़ों की जो दुख की गूंज होती है, इको मतलब प्रतिध्वनि होती है, उसे अपना लेते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, लिटिल यानी थोड़ा से भी नहीं, मूव्ड विथ टाइम समय के साथ थोड़ा भी नहीं बदलाव हुआ। इट सीम्स ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, कहाँ? फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग यानी चेतना को शून्य करने वाला, टॉयल कठिन परिश्रम, किल्ड ऑल इनिशिएटिव यानी कि पहल करने से पहले, एबिलिटी टू ड्रीम यानी उनके सपने देखने की क्षमता को मार दिया जाता है। Why not organize it? एक मिनट, थोड़ा से पानी पी लें, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या कहते हैं, देखिए, Why not organize मतलब संगठित करना, yourself स्वयं, into a cooperative, एक सहकारी समिति क्यों नहीं संगठित कर लेते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक बच्चों के ग्रुप से पूछती हूँ,
हु जो कि हैव फॉलन इनटू द विशेष सर्कल ऑफ मिडिलमैन, यानी कि मध्यवर्गीय सर्कल के बीच में गिरा हुआ फंसा हुआ है, जो ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉरफादर, फॉरफादर पूर्वज होते हैं, जो कि अपने पिता और पूर्वजों की जाल में फंसे हैं। इवन इफ, यहाँ तक कि वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, द वी आर द वंस, उनमें वी आर वंस, हमें वंस यानी किसी कोई न कोई, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा फंसा दिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, ड्रैग टू जेल, और जेल में ठूस दिया जाएगा, डूइंग समथिंग इलीगली, कुछ अलीगल यानी गैर कानूनी ढंग, यानी गैर कानूनी ढंग से पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, फंसा दिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। अगर हम संगठित होते हैं तो जैसे वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर्स अमंग देम, हम लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है, नो वन, कोई लीडर नहीं है, लीडर्स मीन्स अगुआ होता है, नेता जिसे कहते हैं, नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि ऐसा कोई नहीं जो कि मेरा हेल्प कर सके, हु कुड हेल्प देम, नो वन यानी कोई नहीं मेरा हेल्प कर सके जो कि सी थिंग्स डिफरेंटली, अलग ढंग से सोचते देखते थे। देयर फादर्स, उनके पिता, आर एज टायर्ड, देयर फादर्स आर टायर्ड एज आर, दे आर, यानी उनके जो पिता जितना थका हुआ करते थे उतना ही वे भी थक जाते थे। दे टाक, वे बात करते हैं इन ये कहाँ से कैसे है जी, दे टाक एंडलेसली, यानी अंततः तक, वे बातें अंत तक करते हैं। इन स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू, वे बातें करते हैं कहाँ से, ध्यान दीजिए, गरीबी से उदासीनता तक, उदासीनता से लालच, और लालच से अन्याय तक बातें पहुंच जाती हैं। आगे देखिएगा, लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, यानी वर्ल्ड यानी संसार, डिस्टिंक्ट अलग अलग, दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक परिवार, कैट, कैस का थर्ड फॉर्म, कैट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जाल में फंसा है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी स्टिग्मा ऑफ कास्ट का मतलब होता है जात का कलंक, बर्डन मतलब दबा हुआ बोझ, इन विच जिसमें दे आर बोर्न, वे जन्मे हैं, यानी कि उनमें से एक फैमिली जो कि गरीबी की जाल में फंसा हुआ है और जिसमें वे जन्म लिए, जिस जात में, उस जात के कलंक से दबे हुए हैं। द अदर विशेष, द अदर का मतलब दूसरा, विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार, विशेष सर्कल कुचक्र, साहूकारों के कुचक्र में, और दूसरा जो है साहूकारों के, मिडिलमैन बिचौलियों के, पुलिसों के, पुलिसमैन यानी पुलिस से, और द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवालों से, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों से, एंड द पॉलिटिशियन और राजनेताओं से फंसा हुआ है। एक व्यक्ति, एक परिवार ऐसा है, दो तरीके से हैं, एक ऐसा है जो कि, एक मिनट, जो कि गरीबी और अपने जातियों के कलंक में फंसा हुआ, दूसरा साहूकारों, नेताओं और पुलिसों के, यानी एक मिनट, यहाँ देखिए, दूसरा जो है क्या है, दूसरा किस चक्र में फंसा है, साहूकार, बिचौलियों के, पुलिसमैन और कानून बनाने वाले रखवालों से, और नौकरशाहों से और राजनेताओं से फंसा हुआ है, यानी वे उभर नहीं सकते हैं। देखिए अब यहाँ टुगेदर, टुगेदर एक साथ, दे टुगेदर एक साथ, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी बच्चों पर, बैग यानी बोझ लादना, इम्पोज करना, टुगेदर एक साथ वे बच्चों पर इतना बोझ लाद देते हैं दैट जो कि ही कैन नॉट पुट डाउन, वे कभी उतार नहीं सकते हैं, पुट डाउन उतारना, बिफोर ही इज अवेयर, यानी जागरूक होने से पहले, ही एक्सेप्ट वे स्वीकार करते हैं,
इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसा उनके पिताजी करते हैं वैसा ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। नेचुरली का मतलब स्वाभाविक रूप। टू डू एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना। वुड मीन टू डेयर, यानी कुछ इसके अलावा कुछ करने का मतलब चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप यानी परवरिश होना, यानी कि डेयरिंग यानी साहस जो है उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। व्हेन, जब आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब आई एम चीड मैं प्रसन्न होता हूं जब मुकेश में इसकी एक झलक दिखाई देती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, मैं गैरेज जाऊंगा और सीखूंगा। बट लेकिन द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह उस पर जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप जहाज उड़ाने की सपना देखते हो? क्या आप एक मिनट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या एक जहाज उड़ाने की सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक, सडनली मतलब अचानक, साइलेंट मतलब चुप हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर, स्टीयरिंग मतलब घूरते हुए, जमीन पर घुसते हुए कहता है। इन हिज स्मॉल मर्मर दियर, इन हिज स्मॉल मर्मर यानी छोटी, थोड़ा से बुदबुदाते हुए मन ही मन। इन एन एम्ब्रेसमेंट शर्मिंदा होना। दैट हैज नॉट ए टर्न इनटू रिग्रेट, उसकी जो शर्मिंदगी है अभी पश्चाताप में नहीं बदली। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कंटेंट मतलब संतुष्ट, ड्रीम ऑफ कार। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट, वह कार का सपना देखने में संतुष्ट है जो कि ही सीज, वह देखता है। हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की गलियों में तेजी से चलती हुई। और फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद के फ्लाईओवर पर प्लेन कभी कभार आती हैं, यानी वो कार को डेली देखता था इसलिए उसके दिमाग में था। तो प्यारे बच्चों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, न लाइक किया हो तो लाइक कर दिया, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट